सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। भाई पहले नंबर तो दिक्कत आ गई वीडियो शूट करने से पहले। आज मैंने ये वीडियो 2 बार शूट कर चुका हूँ, पूरा 25-25 मिनट का। पता नहीं साउंड का क्या प्रॉब्लम हुआ। पहली बार तो मैंने मतलब बिल्कुल नॉर्मल वे से शूट किया था, बट दोबारा मैं अच्छे से चेक किया, शूट किया, देन वॉइस नहीं आया। तीसरी बार कर रहा हूँ, पता नहीं साउंड, तभी अपलोड करूँगा अगर साउंड आ जाएगा। सो जैसा वीडियो लगे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। पार्ट 3 मैंने करा दिया, पार्ट 4 है लूसेंट का, कंप्लीट करोगे डेफिनेटली आपके एग्जाम पे 102 नंबर आपको हेल्प करेंगे। मीन्स इस पार्ट से, केवल इस पार्ट से। और वैसे मेरा टारगेट है कि आप कुछ भी प्रिपरेशन है आपका फिजिक्स का 15+ मैं आपको मतलब लाने में आपकी फुल हेल्प करूंगा। बस मैं जितना कहता हूँ एक्सपेक्टेड सीरीज, जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, जो आए हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बाकी सब कुछ आपको करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देने आपको जाना पड़ेगा, रिजल्ट आपका आएगा, एयरमैन आप बनोगे, ज्वाइनिंग पे आपको जाना होगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 तक नहीं देखा, चैनल पे विजिट करो और देख के बताओ कैसे हैं। फर्स्ट नंबर, आज के 3 चैप्टर्स जो मैंने लिए हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे फंसने वाले हैं, डैम श्योर। पहला क्वेश्चन है गति का नियम, मतलब पहला चैप्टर है यहाँ पे गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन। कैसे करोगे भाई, क्या क्या करना चाहिए। जड़त्व का नियम पढ़ने की कोई नीड नहीं है, गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था, ये बात आपको पता है, अच्छी बात है। आगे न्यूटन के गति के 3 नियम है, अच्छी बात है। जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है वही बल की परिभाषा देते हैं, आप सभी को पता है। और परिभाषा क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब कोई मोशन में मतलब गति में है तो गति में रहेगी, बस यही परिभाषा है। और न्यूटन की गति को जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है वही जड़त्व का नियम होता है। ठीक है, पॉइंट भी नोटेड। अगला, बल की परिभाषा न्यूटन के गति के प्रथम नियम से प्राप्त की जाती है, ये मैंने बता दिया। फोर्स आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। नेवी MR के लिए ये नोट डाउन कर लो। आगे चलो, कुछ नहीं है, छोड़ते चलो। संवेग का फार्मूला नोट डाउन करो। संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, P बराबर mv होता है। इसका यूनिट याद रखना, इसका यूनिट, इसकी डायमेंशन और इसका फार्मूला, तीनों इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के लिए। संवेग का जो फार्मूला होता है P बराबर m/v होता है, मीन्स आपका मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, आगे चलो चलते हैं। ऐसा ही मात्रक अगर बात कर लेते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। अगला चलो, यहाँ पे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है। द्वितीय नियम पूरा पढ़ने का कोई नीड नहीं है, F बराबर ma होता है, F बराबर ma होता है। इससे कोई वैसे कहते हैं कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम, इस सारा का सारा सब कुछ इंपॉर्टेंस रखता है, बट मैं बता दूँ यहाँ पे एयरफोर्स के एग्जाम पे तीनों नियम इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तीनों नियम से क्वेश्चन बनते हैं। अगली बात बता दो, वीडियो पे बैकग्राउंड आई थिंक साउंड आ सकता है, सो मैनेज करना, बट उतना कुछ ज़्यादा नहीं आने वाला, तो थोड़ा बड़ा मैनेज कर सकते हो भाई। आवेग, इम्पल्स, J बराबर F/Δt, ये आपका फार्मूला होता है। उसके बाद ये भी एक आवेग जो होता है, ये भी एक सदिश राशि मीन्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, J बराबर F/Δt। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। एयरफोर्स पे पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और ये सब जो मैं बताता हूँ आया हुआ होता है, गलत नहीं बताता। आप यूट्यूब करके देख सकते हो ना, यूट्यूब पे सर्च किया करो प्रीवियस टाइम के क्वेश्चन, वहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैं बोलता हूँ उन्हें नोट डाउन करना कभी, और जो आया हुआ है उन्हें मिला लेना। ठीक है, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम में देखो यहाँ पे A B C D सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। वैसे न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ठीक है, होता क्या है, क्रिया तो प्रतिक्रिया कभी भी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते, बलों का अस्तित्व हमेशा जोड़ा में होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया के मान में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। दोनों बलों में से किसी एक बल को क्रिया तथा दूसरे बल को प्रतिक्रिया माना जा सकता है। आगे चलो, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम पढ़ने की कोई नीड नहीं है और कुछ पढ़ने का नीड नहीं है। सीधा आते हैं न्यूटन की गति के कुछ अनुप्रयोगों पर, ये भी यहाँ पे कोई पढ़ने लायक नहीं है, चलो छोड़ते चलो। R बराबर mg1 - a/g', इसे नोट डाउन कर लेना यहाँ पे, और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है और कुछ आपको पढ़ना भी नहीं है। 2 फार्मूले मैं यहाँ पे और रिकमेंड करूँगा, R बराबर mg और a बराबर ma, F/a मतलब F बराबर ma, ये आपको सभी के सभी पता है। अगला चलो, और यहाँ पे टिक मारते जाना, लूसेंट है तो टिक मारते जाना, नहीं तो नोट करते जाना, वीडियो पॉज कर लो, नोट करते जाना, इन्हें कंप्लीट करते चलो, 15+ तक स्कोर हो जाएगा। आगे और कुछ करने का नीड नहीं है। हाँ, जिनके पास बुक्स है ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, नहीं है इनका स्क्रीनशॉट मान लो। मैं बता देता हूँ पढ़ के, भार या गुरुत्व को हमेशा उद्गत नीचे की ओर दर्शाया जाता है। अभिलंब बल सदैव सतह के लंबवत होता है। तनाव बल को हमेशा वस्तु से दूर दिखाते हैं। घर्षण बल की चर्चा नहीं रहने पर उसे शून्य माना जाता है। यदि धागा या रस्सी हल्का और एक समान हो तो तनाव का मान प्रत्येक बिंदु पर एक समान लिया जाता है। आगे चलो चलते हैं MCQ पे, ये क्वेश्चन आने लायक नहीं है, MR पे आ सकते हैं, क्योंकि मतलब इतना ईजी सभी को पता है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व की परिभाषा देता है। किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर स्थिर रहने वाली राशि एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन। आगे
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, बल और समय तब तक कार्य करते हैं तब तक उनका गुणनफल J बराबर एफ इंटू डेल्टा टी होता है। बस वही पूछा है, बल और समय तब तक कार्य करते हैं तो J बराबर एफ इंटू डेल्टा टी यही आवेग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है और आ भी सकता है। रॉकेट नोदन की कार्यविधि आधारित होती है, किस पे आधारित होती है? तो द्रव्यमान संरक्षण संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन पांचवा और छठवां, मतलब चौथा पांचवा छठवां तीनों इंपॉर्टेंट है, मीन्स अपकमिंग पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, नेवी पे भी एंड एयरफोर्स पे भी। क्वेश्चन क्या, एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो जो बल घोड़े को आगे बढ़ाने में सहायता करता है वह लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है? तो जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी द्वारा घोड़े पे वो बल लगाया जाता है, पृथ्वी द्वारा घोड़े पे लगाया जाता है कि भाई चलो आगे आगे। ऐसे क्षैतिज सड़क पर कार की त्वरित गति उस बल के कारण होती है जो पृथ्वी द्वारा कार पे लगाया जाता है, ठीक है, पृथ्वी द्वारा, ना कि कार के इंजन द्वारा, ना ड्राइवर द्वारा। ड्राइवर क्या लगाएगा? शायद पृथ्वी द्वारा, शायद नहीं, पृथ्वी द्वारा, पता है डैम श्योर, पृथ्वी मतलब कि सड़क द्वारा लगाया जाता है। देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होता है। देखो मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता देता हूँ स्पेसिफिकली जो आपके एग्जाम पे आ सकते हैं और आने लायक क्वेश्चन है, तीनों के तीनों। एक तो भार कम कब होता है, एक जीरो कब होता है। जीरो तो मान लो वैक्यूम होता है, अचानक से बिल्कुल लिफ्ट धड़ाम से नीचे गिरती है। कम कब होता है, जब मतलब धीरे धीरे ऊपर जाती है। तेज कब होता है, जब धीरे धीरे नीचे आती है, ऐसा कुछ, ठीक है। किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होता है जबकि लिफ्ट मंदन के साथ ऊपर जाती है, मतलब कि धीरे धीरे ऊपर जाती है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा जरूर, वो भी करना है आपको, ठीक है। ये वाला फार्मूला बेस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको फार्मूला पता है तो कर पाओगे, यहाँ पे मैंने नोट डाउन भी कर दिया है। किसी पिंड पर कार्यरत बल उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो पिंड का वेग समय के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। 9-10 कोई उतना इंपॉर्टेंस रखते नहीं है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भाई मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था ना, एक जब मैं सीरीज में पार्ट करा रहा था, पहला नंबर तो तीनों के तीनों मैं प्रक्षेप गति वाला चैप्टर भी कराऊंगा, तो ये तीनों फार्मूले नोट डाउन करो, कॉपी पे नोट डाउन करो। T बराबर 2u sin थीटा अपान जी, H बराबर u स्क्वायर sin थीटा अपान 2g और R बराबर u स्क्वायर अपान sin 2 थीटा अपान जी। R आपका यहाँ पे क्षैतिज परास है, नहीं पता तो कुछ सेकंड वेट करो, बट तीनों पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मतलब बहुत बार पूछा है क्वेश्चन नंबर 11, एयरफोर्स नेवी बोथ पे पूछा है। मैं बता दूं, अभी कहते हो भाई, कहता है हर क्वेश्चन पूछा है, आते तो 25 क्वेश्चन है, साल में 2 बार एग्जाम होता है। मैं एक बार बता दूं, एयरफोर्स का 2 बार होता है, नेवी का 2 बार होता है, SSR का अलग हो जाता है, एक्स ग्रुप का अलग हो जाता है। बट स्पेशली एक बात और बता दो भाई, जो भी जितने भी प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ, लाइक मैं परीक्षा पे या फिर मैंने प्रीवियस SK यंत्र जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सारे लगाए हैं, तो किसी में इतने मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि वो रट गए हैं, वो क्वेश्चन इतने ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट में मिले हैं कि रट टाइप में गए हैं, तो वो फिर याद आ जाता है कि हाँ भाई ये तो था टेस्ट में, उस बेसिस पे, ठीक है, समझे। किसी पिंड पर आवेग का मान बराबर होता है उसके संवेग में परिवर्तन की दर के, ठीक है, उसमें संवेग में परिवर्तन के। यहीं पे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं B और A पे, बट राइट आंसर ऑप्शन नंबर A होगा, मैंने ऊपर आपको बोला था, उसके संवेग में परिवर्तन के। 12 और 13 दोनों इंपॉर्टेंट है। जब कोई गोली बंदूक से दागी जाती है, बंदूक प्रतिक्षेपित होती है, इस प्रतिक्षेपित गति को निम्न प्रकार से कम कर सकते हैं। मीन्स उस गति को कैसे कम करोगे, तो बंदूक है ना उसे भारी बना दो। जड़त्व का गुण होता है प्रत्येक वस्तु में होता है, जड़त्व का गुण जो होता है वो प्रत्येक वस्तु में होता है। अगला, क्रिया और प्रतिक्रिया न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम में क्या होते हैं, विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है, परिमाण में समान होती है, विपरीत दिशाओं में कार्यरत होती है और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन मैंने आपसे पहले ही बोला है कि इंपॉर्टेंट है। क्या है, किसी लिफ्ट को फर्श द्वारा उस पर खड़े व्यक्ति के पैरों पर कार्यरत बल उस भार से अधिक होगा। पूछा है वेट कब अधिक होगा, तो ऊपर जा रही हो तथा त्वरित हो, मतलब ऊपर की ओर जा रही हो, और त्वरित हो मतलब कि चल रही हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। छदम बल का अस्तित्व केवल अजड़त्ती मुझे याद नहीं है, निर्देश फ्रेम में लागू होता है। गति के प्रथम नियम को न्यूटन का नियम नहीं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ टाइम, और अभी मैं 20वां नहीं याद, ऑप्शन मिलता तो भले कर देता, छोड़ो आगे चलते हैं। अब बता दूं एक बात, न्यूमेरिकल्स भाई कह दो नहीं करा रहे हो तो न्यूमेरिकल का मैं पूरे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, बट एक बात बता दूं, पहले मेरा ये मोटिव है कि आप ये चैप्टर्स कंप्लीट करो, और 4 to 5 न्यूमेरिकल मैथ्स आते हैं, तो इनको साइड में रख के 20 क्वेश्चन में, मतलब मैं कहता हूँ केवल 20 में से 15 का टारगेट है, ठीक है। और 4 to 5 न्यूमेरिकल में ऐसा है नहीं कि 1-2 आप जमा ना दो, तो 15 फिजिक्स सेक्शन पे 15 आ जाए, देन आप डेफिनेटली इंग्लिश पे 15 और मैथ पे, मैथ सबका स्ट्रांग होता है। मोस्टली मैंने देखा है मैथ बहुतों का स्ट्रांग होता है। एक दिन मैंने पोल भी कराया था तो 40% मैथ स्ट्रांग था कैंडिडेट्स का। आगे चलते हैं।
अगला चैप्टर है प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। देखो यहाँ पे आया भी हुआ है एयरफोर्स 2018 वाले बैच पे, मैंने लिख रखा था, खैर मैंने क्रॉप किया देन हट गया है, बट मैं आपको बता देता हूँ। देखो अपकमिंग आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए कुछ भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मैं आपको एक बात बताऊँ भाई, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, नेवी के लिए या एयरफोर्स के मतलब एनडीए के लिए परीक्षा आप आई थिंक ये होता है कि एग्ज़ाम के लिए मैं कहता हूँ 35 डेज़ आपके बचे हैं, 30-35 दिन, और उसमें 35 डेज तक अवेलेबल है, 160 रुपीज़ में मिलते हैं। होता क्या है मतलब कि हम अगर ऑनलाइन अपने आप को परख पाएँ कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारी रैंकिंग क्या आ रही है, मेरा भाई एक ही मतलब मैं हमेशा रिकमेंड करता रहता हूँ कि भाई ऐसा है कि परीक्षा पे क्यों कर लो, क्योंकि एक मतलब अपने आप को जान पाओगे, निगेटिव टाइम मैनेजमेंट करना सीख पाओगे, क्योंकि वहाँ पे जब पेपर मिलता है ना तो हम ऑफलाइन लगा के जाते हैं घर से, और एक अचानक से ऑनलाइन मिल जाता है तो हमें फिर दिक्कत हो जाता है। तो बस मैं इसी वजह से आपको रिकमेंड करता हूँ। और जब बाई का ना तो ऑनलाइन D40 मेरा कूपन कोड डालोगे तो आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। मीन्स 270-80 वाली सीरीज आपको 160 रुपये में मिल जाएगी। आई थिंक जो ऑफलाइन मिलता है वही ऑनलाइन मिल जाता है, क्योंकि ऑफलाइन पे 140-130 रुपये में 20 मिलते हैं, और वो वहाँ पे 30 मिल जाते हैं, और वो भी ऑनलाइन मिलता है। बिल्कुल यही डिफरेंस होता है, बाकी उसमें मतलब कि बोथ लैंग्वेज पेपर पैटर्न जैसे पेपर में होता है वैसे वहाँ पे होता है। बाकी सब आप समझदार हो, समझते हो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना। ओके देन नेक्स्ट चलते हैं। प्रक्षेप गति की बात हो रही थी, तो प्रक्षेप गति क्या है? प्रक्षेप गति आपको पूरा कुछ पढ़ने का नीड नहीं है। पहला नंबर मैं बता दूं, यहाँ से जो क्वेश्चन आया था मुझे अभी याद है, प्रक्षेप गति कैसी गति ये पूछा था, एक विमीय द्विविमीय, तो द्विविमीय गति होती है। अगला प्रक्षेप गति का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। अगला कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पे पढ़ लो, जैसे कि धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला, छत पे खड़े होकर क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद। आज सभी ये सभी के सभी किसके उदाहरण है? प्रक्षेप गति के उदाहरण है। अगला यहाँ पे चलो चलते हैं, क्षैतिज किसी कोण पर प्रक्षेपित, ये कोई जरूरी नहीं। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। हटाओ आगे आगे, ये कुछ नहीं है, ये आप पढ़ सकते हो चाहो तो कि क्या क्या होता है। मैंने आपको कुछ फार्मूले ऊपर नोट डाउन कराए थे, वो फार्मूले चलो नोट किए हैं तो अच्छी बात है। जैसे पहला था T = 2u sin θ/g, अगला था एक था लास्ट वाला था R = u² sin 2θ/g, हाँ, और एक था H = u² sin 2θ नहीं sin u² sin 2θ नहीं sin θ/2g वो था, ठीक है। H बराबर वो हाइट के लिए था। तो इन्हें अगर आपको पता नहीं है u h थीटा क्या होता है तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे थीटा u आपका प्रक्षेप वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा आपका प्रक्षेप कोण होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, r क्षैतिज परास होता है, t कुल उड्डयन काल होता है, h महत्तम ऊंचाई होता है, t चढ़ान काल, t उतार काल, यही सारा का सारा कुछ, ठीक है। t = u sin θ/g, t = u sin θ/g, और r = u² sin 2θ/g, ठीक है। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं। एक फार्मूला और रुकना, हाँ ये देखो, h max = u²/2g, h max = u²/2g, इसे भी नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पे आपके आ सकता है, पूछा भी जा सकता है। चलो आगे चलते हैं। प्रक्षेप की गति परवलयाकार होता है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ठीक है। आकृति पूछा, अच्छा ठीक है छोड़ो। ये देखो मैं दो क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जब किसी बॉल को भाई हम मैच खेलते हैं तो मतलब जब ऊंचा माना होता है ना तो ऐसे जाता है, ऐसे हाइट से ऊपर माना होता है, 6 बिल्कुल लंबा 6 छक्का माना है तो 90 डिग्री का एंगल बनाना, और अगर हमें मतलब कि एक ऊंचा माना होता है तो 90 का, और लंबा माना है लॉन्ग मानना है तो फिर 45 डिग्री का। तो यहाँ पे आई थिंक लंबा पूछा है तो उस बेसिस पे इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे चलो, प्रक्षेप गति में ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेते हैं। कोटि पूरा कोणों के युग पर क्षैतिज परास समान होता है, और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है इस वजह से बोल रहा हूँ। वृत्ताकार गति तथा प्रक्षेप गति दोनों ही द्विविमीय गति के उदाहरण है। वृत्ताकार गति तथा प्रक्षेप गति दोनों ही द्विविमीय गति के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो मैं आपको बता देता हूँ कथन कौन कौन से सही हैं। कथन सही है बी नंबर और 4 नंबर, मतलब कि बी और डी। उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप की गतिज ऊर्जा कभी भी शून्य नहीं होती। जैसे जो सब मैक्स पॉइंट होता है ना, उसकी जो प्रक्षेप की गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो कभी भी शून्य नहीं होती। अगला, प्रक्षेप गति में वायु के प्रतिरोध के कारण उड्डयन काल बढ़ जाता है। प्रक्षेप गति में वायु के प्रतिरोध के कारण उड्डयन काल आपका बढ़ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जहाँ पे सेकेंड एवं 4 दोनों का दोनों राइट दिया हुआ है। अगला, प्रक्षेप की उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 90 डिग्री का। अगला,
यदि प्रक्षेपक की गति में हवा के प्रतिरोध को सम्मिलित कर लिया जाए तो निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि हो जाएगी उसके उड्डयन काल में। ये क्वेश्चन बीएससी पे पूछा था, मैं भी बीएससी कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर है, मे बी आपका ग्रेजुएशन बहुत लोगों का हो चुका होगा बट मेरा लास्ट ईयर है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था तो मुझे याद है, तो मैं बता दूँ भाई मेरा मेमोरी थोड़ा सा मतलब लर्निंग वाले स्किल्स पे काफ़ी अच्छा बात करता है, क्योंकि मैं बताऊँ मैंने नेवी का आई थिंक एयरफोर्स का नेवी का था पेपर दिया था, और एक वीडियो यूट्यूब पे आपको मैंने एक दिन टेलीग्राम पे अभी हाल ही पे पोस्ट किया था जिसमें से 100 क्वेश्चन आते हैं नेवी के, और मैंने उस रिव्यू पे बताया कितने क्वेश्चन बताए थे, 94 क्वेश्चन बताए थे, 94 क्वेश्चन बताए थे जो मैंने खुद अपने मतलब दिमाग से किए थे। बस उसमें थोड़ा एक मेरा दोस्त था उसी शिफ्ट में, उसने भी मेरी हेल्प की थी, वो याद कर मतलब मैं दोनों लोगों ने मिल के किया था ना कि हाँ भाई ये ऐसा, हाँ ऐसा था, ठीक। और मतलब 94 किए थे और 2 क्वेश्चन आप ही लोगों में से किसी 2 लोगों ने याद कराए थे कि हाँ वो ऐसा नहीं भाई, अपने वो 2 मिस किए, 4 नहीं आए थे बाकी सब आए थे, और 4 वो शायद फिजिक्स के ही थे, जीके ही के तो 28 तक आ गए थे, मतलब 1 तो ज़्यादा आगे। क्षैतिजता कुछ ऊंचाई पर जाते हुए बम वर्षक को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए उसे बम तब गिराना चाहिए वह जब लक्ष्य के पीछे हो। मान लो अब ये कोई है, अब आदमी को यहाँ पे गिराना है, मतलब तो यहाँ पे सिंपल सा उसके ऊपर गिराना, यहाँ से गिराएगा तो जस्ट उसके पीछे तो ही होना चाहिए। आगे चलो, यदि किसी मीनार की चोटी से 60 डिग्री कोण पर ऊर्ध्वाधर से प्रक्षेपित की जाती है तो इसके वेग का ऊर्ध्व घटक होगा, पहले घटता है तथा फिर बढ़ता है, पहले डिक्रीज होता है देन इंक्रीज होता है। जानकारी के लिए बता दूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एयरफोर्स के एग्जाम पे आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो पक्का आया हुआ है, क्योंकि 2018 पे जब ये मैंने नोट डाउन किया होगा तब बहुत तगड़ी मेरी प्रिपरेशन थी, मतलब अभी भी है बट उस बेसिस वाली, मतलब तब मैं बहुत पढ़ता था कि भाई निकालना है एयरफोर्स इस बार तो निकालना है मतलब जी जान से, तो वैसा वाला, तो तभी क्वेश्चन पक्का आया होगा, तभी मैंने यहाँ पे लिखा। इसका आंसर आप सभी बताना, सॉल्व करने से मतलब आंसर तो देख ही लिया, जो लगा है वही है। अच्छा नहीं लगा, शायद 30 है कि 20 40 है, आप देख रहा हूँ, सॉल्व करना, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल्स की टेंशन मत वालो कि भाई न्यूमेरिकल नहीं करा रहे, न्यूमेरिकल करा दूंगा आपको, बट जो न्यूमेरिकल वाले 5-6 ही चैप्टर हैं तो ये वाला बट इंपॉर्टेंस है न्यूमेरिकल के लिए। चलो आगे चलते हैं, अगला चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और जिससे एक क्वेश्चन ये है, प्रक्षेप का वेग उच्चतम ऊंचाई पर प्रारंभिक प्रक्षेपण वेग यू का आधा हो तो 36 परास होगा, √3/2 u²/g। अगर आप में से इसे नोट डाउन जो भी कर रहा हो तो इस वाले को भी प्लीज़ नोट कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला सर्कुलर मोशन मीन्स वृत्तीय गति, एक अलग ही चैप्टर, अलग ही। सर्कुलर मोशन डिफिनेशन बता दो, एक वैसा पॉइंट है ऐसे इस मतलब किसी पॉइंट को केंद्र मान को उसके चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया को हम वृत्तीय गति बोलते हैं। सर्कुलर मोशन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई विस्थापन नहीं इंपॉर्टेंट, इसका यूनिट होता है रेडियन होता है, एक ये सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है, बस फार्मूला याद रखना और कुछ नहीं। डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपान आर, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपान आर, बस ये फार्मूला और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलो, कोणीय वेग पूरा नहीं पढ़ना, बस आपको फार्मूला पढ़ना है, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी। भाई साहब इसी से क्वेश्चन आता है, मैं पहले बता देता हूँ, v बराबर आर ओमेगा बहुत बार पूछा है, एग्जाम पे पूछा है, शायद इसमें मैंने लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, अगर मिलेगा देखना। ये बराबर ओमेगा बराबर 2 अपन टी, ओमेगा बराबर 2 n, और ये देखो मिला। कोणीय वेग में रेखीय वेग में संबंध बहुत बार आता है, मतलब मोस्टली ये क्वेश्चन मिलता है। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा, इसे तो दिमाग में घुसे लेना, बैठा लेना। देखो एयरफोर्स SSR दोनों पे आस किया हुआ है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, कोणीय त्वरण एल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा अपन डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा अपन डेल्टा टी, ठीक है। ये देखो कोणीय त्वरण एल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा अपन डेल्टा टी। आगे चलते हैं, अभी केंद्र बल का जो फार्मूला होता है याद रखना, F बराबर mv²/r, F बराबर mv²/r, हाँ बस ठीक है, F बराबर mv²/r। ये जो आगे बवाल किया गया मैं आपको बता दूं, v बराबर आर ओमेगा होता है तो v की जगह पे आर ओमेगा रख दिया गया, और ओमेगा बराबर आपको एक फार्मूला 2π/t पढ़ा है यहाँ पे, बस उसी को रख 2π/t उसी को यहाँ पे जाके रख दिया, उसी से जाके बनाया 4π²mrn²। तो आप इसे एग्जाम पे कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा अगर आता है। अब केंद्र बल से कोई क्वेश्चन नहीं आता, एक क्वेश्चन अब केंद्र बल से बनता है कि वो जो दूध से मक्खन निकालते हैं वो मतलब किसके कारण, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही होता है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे जैसे में दिया भी हुआ है, जैसे कि क्रीम पृथक्करी से दूध एवं क्रीम पृथक किए जाते हैं। अगला वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण, v बराबर म्यू आर जी, एक फार्मूला याद रखना, tan थीटा बराबर v²/rg, tan थीटा बराबर v²/rg, आई थिंक इसी चैप्टर में मिल जाएगा वो, और इम्पोर्टेंट है। v बराबर म्यू आर जी भी याद रखना, म्यू जहाँ पे आपका घर्षण गुणांक है, r क्षैतिज सड़क वृत्ताकार मतलब रेडियस होता है, इतना याद रखो। आगे
कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये तो मिल तो गया जो मैं बता रहा था, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपन आर जी, जहाँ पे वी बराबर अगर आप निकालोगे तो अंडर रूट आर जी टेन थीटा आ जाएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। यहाँ पे होता है कि आपको सीधा एंगल पूछ लेगा और वेलोसिटी आर और जी मीन्स रेडियस और जी का मान दे देगा आपको। जी में भी 10 रखा जाए वो तो आपके सवाल पे सम पे डिपेंड करेगा कैसा आता है उस बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, ये देखो ये तीनों पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि मैं पेन उसी जगह पे चलाता हूँ जहाँ पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है या फिर आया होता है या आ सकता होता है। वृत्त के जैसे कि मैं बताऊं, जैसे गोल चक्कर घूमने के लिए उच्चतम बिंदु पर चाल कितनी हो, वी बराबर अंडर रूट जी आर। एक गोल चक्कर घूमने के लिए न्यूनतम बिंदु पर न्यूनतम चाल, न्यूनतम पे वी बराबर अंडर रूट 5 जी आर, उच्चतम पे अंडर रूट जी आर। आगे चलते हैं, एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है, कैसा, वृत्तीय गति में। आगे, किसी एक समान वृत्तीय गति में त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते रहते हैं। क्वेश्चन को कॉपी पे जितनी बार लिख पाओ लिख लेना और दिमाग में बैठा लो भाई, आ सकता है, उस बेसिस पे बोल रहा हूँ। आगे चलो चलते हैं, एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, कण का त्वरण त्रिज्या के अनुदिश है। मस्ट मिस, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, किसी स्थान पर वृत्ताकार मोड़ वाले किसी मार्ग पर एक कार चल रही है, जब कार मार्ग के वृत्ताकार मार्ग पर जाती है तो कौन कौन से पहिए थोड़े से उठ जाते हैं, अंदर वाले। ये लॉजिकल था, इसे लॉजिकली कर सकते हो, कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले नहीं करता। आकाश में उड़ता, ये तो ईजी, हटाओ, जब दूध को हटाओ। आगे 7 नंबर, यदि कोई कार किसी वृत्ताकार मोड़ वाली सड़क पर क्रांतिक वेग से अधिक वेग से गति करती है तो प्रतिक्रिया फलस्वरूप अंदर वाले पहिए पहले सड़क को छोड़ते हैं, सही है। अगला, बाहर वाले पहिए पर प्रतिक्रिया वेग के साथ बढ़ती है, ये भी सही है, मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला, आगे चलते हैं, एक पिंड पर एक नियत परिमाण का बल आरोपित है जिसकी दिशा सदैव पिंड के वेग के लंबवत है। कण एक समतल में गति करता है, कण वृत्तीय पथ पर गति करता है। कण कहाँ पे गति करता है, वृत्तीय पथ पर। और ये जो लास्ट वाला है यहाँ पे आपका अभिकेंद्र बल का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला पूछ लिया है, तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स को तो बता देना है, बराबर mv²/r। ठीक है, यहाँ पे जो भी इसमें मतलब सम्स दिए होंगे वही दिए होंगे, tan थीटा और v²/r और अंडर रूट म्यू आर जी, इन्हीं से आपका यहाँ पे सवाल वगैरह दिया होगा। अगर आपको किसी भी टाइप का कुछ भी दिक्कत आता है मैं हूँ, आप जरूर आस्क करना। बाकी सम्स वगैरह किसी भी टाइप का टेंशन ना लो, मैं आपके सब कुछ सॉल्व करा दूंगा। PDF टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना, कोई डाउट हो तो जरूर मैं आपका सॉल्व करूँगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।